हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। मैं संजय कुमार हाजिर हूं आप सबके सामने आपका अपना स्टडी चैनल लेकर के स्टडी टिपलेट। 8th क्लास की ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 4 लेकर के आए हैं, जिसका नाम है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। देखिए, कृषि हमारी प्राथमिक क्रिया होती है और इसी के ऊपर प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था टिकी होती है। बड़ा ही जबरदस्त ये चैप्टर है। इसमें बहुत से महत्वपूर्ण हम बातें जानेंगे और भी बहुत सारे जो कंपटीशन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, हम वो भी इस चैप्टर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। एक तरह से हम ज्योग्राफी को तो पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ हम कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं। अगर आप अपने स्कूल लेवल पर ही जो आपकी स्टडी है उसको गंभीर लेते हुए पूरी तरह से उसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको फिर किसी भी कोचिंग सेंटर में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो डियर स्टूडेंट, हाजिर है आपके सामने कृषि चैप्टर नंबर 4 ज्योग्राफी 8th क्लास। तो देखते हैं, यहाँ गुरप्रीत, टीना और मधु एक गांव से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने एक कृषक को देखा। कृषक कौन होता है? यहाँ पर किसान कृषक होता है, ठीक है। खेत की जुताई करते हुए देखा। कृषक ने उनसे कहा कि वह गेहूं की बुआई कर रहा है। बुआई का मतलब है वो बो रहा है और मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए खाद डाल रहा है। उसने बच्चों से कहा कि मंडी में गेहूं अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में बिस्किट और डबल रोटी बनाने के लिए ले जाया जाएगा। तो यहाँ पर किसान स्वयं उन बच्चों को बताता है कि मैं गेहूं उगा रहा हूं और गेहूं उगाने से पहले मैं खेत की मिट्टी में खाद मिला रहा हूं ताकि मिट्टी उपजाऊ हो जाए, और फिर जब गेहूं प्राप्त होगा तो उसे बेच दिया जाएगा और उससे आटा बनाया जाएगा। आटे से बहुत से व्यंजन या प्रोडक्ट तैयार किए जाएंगे, जैसे बिस्किट और डबल रोटी। तो देखिए, पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 तरह की आर्थिक क्रियाएं शामिल होती हैं। जब हम पौधे से कोई भी उत्पाद प्राप्त करते हैं तो उससे स्थिति से लेकर के 3 क्रियाएं आगे की होती हैं। वो है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो देखिए, प्राथमिक क्रियाओं के विषय में यहां बताया गया है। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन एवं निर्कर्षण से है। तो यहां पर निर्कर्षण का मतलब है निकालना, प्राप्त करना। तो यहां प्राथमिक क्रियाओं का जो संबंध है वो सीधे तौर पर प्राकृतिक रूप से जो संसाधन प्राप्त किए जाते हैं या बनाए जाते हैं उससे है। मत्स्यन, कृषि और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। तो आपने देखा होगा, मत्स्यन क्या होता है? मछली पालन को बोलते हैं, ठीक है। संग्रहण क्या होता है? जब हम कोई भी वस्तु को जमा करते हैं तो वो संग्रहण होता है। और द्वितीयक क्रिया क्या होती है? द्वितीयक क्रिया इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। प्रसंस्करण क्या होता है? यानी कि किसी वस्तु को और भी ज्यादा मूल्यवान वस्तु में बदलना। तो मूल्यवान वस्तु में बदलने के लिए उसे कहां ले जाना पड़ेगा? आपको पता है, उद्योगों में, है ना। उद्योगों में ले जाकर के उसको प्रसंस्कृत किया जाएगा, यानी कि दूसरी मूल्यवान वस्तु में बदला जाएगा। देखिए, जैसे कि डबल रोटी पकाना, इस्पात विनिर्माण और कपड़ा बुनना, इन क्रियाओं के ही उदाहरण हैं। यानी कि द्वितीयक क्रिया से ही ये सब संभव है, ठीक है। गेहूं हमें प्राथमिक क्रिया से मिला, डबल रोटी हमें द्वितीयक क्रिया से मिली। इसी तरह से इस्पात यानी कि जो मोटा लोहा होता है वो बाद में बनता है। पहले लोह अयस्क यानी कि मिट्टी से पाउडर के रूप में लोहे को प्राप्त किया जाता है, उसे अयस्क कहते हैं। फिर उसे पिघलाकर कारखानों में, भट्टियों में फिर उसको इस्पात बनाया जाता है। इसी तरह से कपड़ा यानी कि कपास कृषि से प्राप्त की जाती है और इसी कपास से कपड़ा बनाया जाता है ना।
अब आते हैं तृतीय क्रियाएं। तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। आप जरा सोचिए, किसी खेत में कपास उगी और उस कपास को उद्योग स्थल पर ले जाया गया और वहां पर उद्योग के द्वारा उस कपास से कपड़ा बना दिया गया। लेकिन जरा सोचिए, जब कोई गाड़ी ही नहीं आएगी तो वो कपड़ा या फिर तैयार माल मार्केट तक कैसे जाएगा, है ना। बाजार तक पहुंचाने के लिए उसे गाड़ी या किसी सर्विस की आवश्यकता होती है, और वो है तृतीय क्रियाएं, है ना, जो अपनी सेवा प्रदान करता है। जैसे यातायात, बैंकिंग, व्यापार, बीमा और विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के ही उदाहरण हैं। ओके, तो कैसा आप लोगों को लग रहा है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको चैप्टर समझ में आ रहा है या नहीं। और जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, शीघ्र से शीघ्र इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। लाइक, कमेंट, शेयर करने से आपका अपना चैनल और भी आगे तक बढ़ेगा, बहुत से लोगों की पहुंच में आएगा, और जिससे आपके चैनल का उत्साह वर्धन होगा। और यहां पर मैं ये भी कहना चाहूंगा, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरह की यूजफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, यहां शब्द उत्पत्ति के विषय में कुछ बताया गया है। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति के विषय में बताया है। यह एग्रीकल्चर शब्द लैटिन शब्द एगर अथवा एग्री से बना है, जिसका अर्थ है मृदा, और कल्चर जिसका अर्थ है कृषि अथवा जुताई करने से इसका संबंध है। तो देखिए आगे हमने चैप्टर में क्या पढ़ना है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फलों, फसलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालना इसमें सम्मिलित है। संसार में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। संलग्न का मतलब है लगे हुए हैं। हमारे देश की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। तो देखिए क्या बताया गया है कि जब फसल, सब्जी, फूल आदि ये जो हम उगाते हैं और पशुपालन करते हैं, ये सभी कृषि में शामिल हैं। और पूरे संसार में लगभग आधी जनसंख्या जो है वो किस में लगी हुई है? कृषि कार्य में लगी हुई है। और हमारे देश में तो ये 2/3 जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। तो बहुत ही बढ़िया जानकारी मिली है। आगे देखिए, अनुकूल स्थलाकृति, मृदा एवं जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि अनुकूल स्थलाकृति का मतलब है कि भूमि समतल होनी चाहिए, मृदा और जलवायु ये भी उपयुक्त होनी चाहिए। कृषि क्रियाकलाप के लिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जिस भूमि पर फसल उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है, ठीक है, उसे खेती योग्य भूमि कहते हैं। तो यहाँ पर आप मानचित्र के माध्यम से भी देखेंगे तो आगे क्या बताया गया है कि कृषि क्रियाकलाप संसार के उन्हीं प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उचित कारक विद्यमान है। तो ये सीधी सी बात बताई गई है कि कृषि वहीं उपयुक्त होती है या वहीं अच्छे से की जाती है जहां पर कारक अच्छे से विद्यमान हो। जैसे कि आपको कपास उगानी है तो कपास के लिए काली मिट्टी होनी चाहिए उस क्षेत्र में, और साथ ही साथ जो कपड़ा उद्योग लगाया जाता है उसके लिए आर्द्र जलवायु होनी चाहिए, है ना। तो इस तरह के कुछ कारक होते हैं जो देखे जाते हैं और ये होने जरूरी है। आगे देखिए क्या बताया गया है। क्या आप जानते हैं? तो ये आपके वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एग्री लिखा है और यहाँ पर इनके साथ कल्चर लग जाता है। एग्रीकल्चर कृषि, सेरिकल्चर, है ना। यहाँ पर पीसी कल्चर है और ये पीसी कल्चर क्या होता है? ये होता है मत्स्य पालन। फिर है विटीकल्चर यानी कि अंगूरों की खेती, और हॉर्टिकल्चर क्या होता है? हॉर्टिकल्चर होता है ये उद्यान कृषि को बोलते हैं, इसमें बाग बगीचे होते हैं। तो देखिए यहाँ विस्तार से बताया है। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है, इसे खेती भी कहा जाता है। फिर है यहाँ पर सेरिकल्चर। सेरिकल्चर यानी कि रेशम उत्पादन को बोलते हैं यहाँ पर, है ना। रेशम उत्पादन को बोला जाता है सेरिकल्चर। तो रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन यह किसान की आय में पूरक हो सकता है, ठीक है।
फिर इसके बाद बताया गया पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर यानी कि मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित पोखरों और तालाबों में मत्स्य पालन किया जाता है, मछलियों को पाला जाता है। फिर है विटिकल्चर, इसको द्राक्ष की कृषि भी कहते हैं, द्राक्ष कृषि, है ना। तो अंगूर की खेती होती है ये। हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि को बोलते हैं, वाणिज्यिक उपयोग के लिए फूलों, सब्जियों और फलों को उगाया जाता है इसमें, और इसीलिए इसको हॉर्टिकल्चर भी कहा जाता है। तो आइए डियर स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं कृषि तंत्र के विषय में। यहां बताया गया है खेती या कृषि को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश हैं उर्वरक, बीज, मशीनरी और श्रमिक। तो ये सब होंगे तभी खेती की जा सकती है, इनके बगैर खेती नहीं की जा सकती। उर्वरक होता है वो कृषि के जो प्रोग्रेस होती है उसमें मदद करता है, और बीज होता है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। मशीनरी की आवश्यकता होती है, उसमें बहुत सी जुताई और फिर उसको पिराई वगैरह ये सब किए जाते हैं, अनाज निकाला जाता है, तो मशीन की आवश्यकता होती है। और ये सब कार्य करने के लिए श्रमिक भी चाहिए होते हैं। जुताई, बुआई, सिंचाई, निराई और कटाई, इसकी कुछ संक्रियाएं हैं। देखो अभी मैंने आपको बताई थी ना, जुताई, बुआई। जुताई यानी कि पहले खेत को तैयार किया जाएगा, फिर बुआई, उसमें बीज बोया जाएगा, फिर सिंचाई, उसमें पानी दिया जाएगा, फिर निराई की जाती है। निराई का मतलब क्या होता है, उसमें से काट छाट की जाती है, जो अनुपयोगी चीजें उग जाती हैं वो, है ना। और फिर वहां पर कटाई का जब सीजन आता है तो काटा जाता है। तो ये सब कृषि में उपयोगी होते हैं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, कुक्कुट और डेयरी उत्पाद आते हैं। तो ये सभी चीजें, ये उत्पाद जो हैं इसके अंतर्गत आते हैं। आगे बताया है कृषि के प्रकार। तो कृषि के क्या प्रकार हैं? संसार में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम एवं प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो प्रकारों में विभाजित की जा सकती है, और ये दो प्रकार हैं, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि तो डियर स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि कोई किसान अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए ही कृषि करता है, उसे निर्वाह कृषि कहते हैं। और वाणिज्यिक कृषि जो होती है वो व्यापारिक दृष्टि से की जाती है, बड़े स्तर पर की जाती है, मुनाफा कमाने के लिए की जाती है। यहाँ चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं, जो जुताई, बुआई वगैरह हमने अभी देखा था। देखो यहाँ निवेश, ये सब सारी बातें बताई हैं। प्रक्रम क्या रहे हैं? निर्गत है। तो देखिए फसल कैसे तैयार होगी, यहाँ पर पहले निवेश किया जाएगा, मशीनरी आएगी, बीज आएगा, यहाँ पर रसायन आएंगे यानी कि खाद, उर्वरक वगैरह, और फिर जुताई, बुआई, छिड़काव ये यहाँ चल रहा है। उसके बाद कहीं फसल मिलती है। और भौतिक निवेश भी यहाँ पर कुछ काफी हद तक हमारी कृषि क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, वर्षा, तापमान, मृदा और ढाल। ये सभी चीजें हमारी कृषि को प्रभावित करते हैं। तो मानवीय निवेश भी आते हैं, भंडारण है, मशीनरी है, श्रम है और रसायन है। ये सभी हमारी पैदावार को, यानी कि हमारी जो खेती हम कर रहे हैं उसमें बढ़ोतरी करने में पूरी मदद करती है। तो आइए डियर स्टूडेंट देखते हैं निर्वाह कृषि के विषय में क्या बताया गया है। निर्वाह कृषि में इस प्रकार की कृषि कृषक का जो परिवार होता है उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो किसान जिनके पास छोटे खेत होते हैं या फिर खेत तो बड़े होते हैं लेकिन वो कृषि करते हैं केवल अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, तो वो स्वयं और अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर के वो खेती कार्य को संभालता है और छोटे स्तर पर ही वो प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करता है। निर्वाह कृषि को पुनः आदिम निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि में विभाजित किया जा सकता है। तो निर्वाह कृषि है, इसको आदिम निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि में विभाजित किया जाता है। गहन निर्वाह कृषि क्या होती है, आइए इसे जानते हैं। कृषक एक छोटे से भूखंड पर यानी कि छोटे से खेत पर साधारण औजारों और अधिक परिश्रम से
खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु तथा उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। तो यहाँ क्या बता रहा है कि अधिक धूप वाला जो स्थान होता है और वहां पर जलवायु उपयुक्त होती है तथा मिट्टी में उर्वरक डाल करके उसको बिल्कुल तैयार रखा जाता है, जिसकी सहायता से एक वर्ष में एक से अधिक कृषि की जा सकती है। चावल मुख्यतः फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूं, मक्का, तिलहन और दलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में प्रचलित है। इसके बाद हम देखते हैं आदिम निर्वाह कृषि। बिल्कुल ही सिंपल है। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरी कृषि और चलवासी पशुचारण सम्मिलित है। तो स्थानांतरी कृषि क्या होती है? इसका दूसरा नाम है झूम खेती। इसका अगर हम समझे तो ये होता है कि जंगल के एक हिस्से को काटा जाता है और उसको जलाया जाता है तथा उसकी राख को उसी मिट्टी में मिलाकर के खेती की जाती है। 2-3 फसलें प्राप्त करने के बाद फिर उस जगह को छोड़ दिया जाता है। फिर से जंगल के एक हिस्से को काटकर ऐसे ही तैयार किया जाता है। इसी को ही आदिम निर्वाह कृषि या स्थानांतरी कृषि या फिर झूम खेती कहते हैं। यहाँ पर तो यहाँ बताया गया है, क्या आप जानते हैं? इसके तहत हमें बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है, तो ध्यान से सुने। स्थानांतरी कृषि संसार के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है। तो अलग अलग क्षेत्रों में संसार में अलग अलग नाम से स्थानांतरी कृषि को जाना जाता है। तो यहाँ पर ब्राजील में इसको रोका के नाम से जाना जाता है और उत्तर पूर्वी भारत में इसको झूमिंग के नाम से जानते हैं। मैक्सिको के क्षेत्र में इसको मिल्पा कहते हैं और मलेशिया क्षेत्र में इसको लदांग कहते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो नाम है, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। इन पर विशेष रूप से फोकस करने की आवश्यकता है। तो यहाँ बताया गया है स्थानांतरित कृषि के विषय में पूरी जानकारी। तो देखिए अमेजन बेसिन कहाँ है? ये अमेरिकी महाद्वीप है। वहाँ पर अमेजन नदी है, जंगल है। उसी क्षेत्र में ही नदी का जो बेसिन क्षेत्र है उसके विषय में बताया गया है। अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीकी और उत्तर पूर्वी भारत तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के भागों में प्रचलित है। ये बहुत अधिक वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। तो वनस्पति तीव्र गति से पुनर्जनन होती है, जैसे कि कोई पौधा, घास या पेड़ उग गया और उसका बीज गिर गया और वहां पर इतनी अनुकूल दशाएं हैं प्राकृतिक रूप से, वो जल्दी ही उग जाते हैं। तो वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। इसके बाद राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा रतालू, मक्का, आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। तो देखिए रतालू होता है, मक्का होती है और आलू है, कसावा है। इनकी फसलें वहां पर उगाई जाती हैं और भूमि की उर्वरता समाप्त होने पर वह भूमि छोड़ दी जाती है। ठीक है, 2-3 बार या 4 बार भी उसको यूज किया जाता है। फिर उसकी जब पैदावार कम होती चली जाती है तो उस भूमि को खाली छोड़ दिया जाता है और किसान नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतरित कृषि को कर्तन दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। तो स्थानांतरित कृषि को किस किस नाम से जाना जाता है? कर्तन दहन कृषि के रूप में। यहाँ पर मलेशिया में लदांग कहा जाता है, मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है, उत्तर पूर्वी भारत में झूमिंग कहा जाता है, ब्राजील में रोका कहा जाता है। तो इस तरह से इसको अलग अलग नाम से अलग अलग क्षेत्रों में जाना जाता है। तो आइए अब हम चलवासी पशुचारण के विषय में जानते हैं क्या होता है। यहाँ चित्र में आप कुछ देख सकते हैं। यहाँ पर चलवासी पशु चारक अपने ऊँटों के साथ हैं। पहले पूरे झुंड के झुंड ऊँटों को लेकर के लोग आते थे अपने गर्म क्षेत्रों को छोड़ करके राजस्थान से, क्योंकि वहाँ पर इन ऊँटों को चरने के लिए कुछ हरा मिलता नहीं था, कोई चारा नहीं मिलता था, तो वो उत्तर भारत के मैदान की तरफ आ जाते थे। तो देखिए
सहारा के शुष्क और अर्ध शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे जम्मू और कश्मीर और राजस्थान में प्रचलित है। इस तरह की कृषि में पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। तो निश्चित मार्गों से ही वो हर वर्ष आते जाते थे और अपने पशुओं को चारा खिलाने के लिए वो मैदानों में छोड़ देते थे। इस तरह की गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप पैदा होती है। तो यहाँ पर देखिए, जलवायु विपरीत होने पर ऐसा होता है और भूभाग भी अगर विपरीत कंडीशन में हो तब भी ऐसी कंडीशन बन जाती है। पशु चारक मुख्यतः भेड़, ऊंट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। ये पशु चारकों और उनके परिवारों के लिए मांस, दूध, ऊन, खाल और उपलब्ध कराते हैं। तो इन पशुओं से उन पशु चारकों को बहुत से ये मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त होती हैं जिनका वो व्यापार करके अच्छा खासा आमदनी कमाते हैं और अपने परिवार को पालते हैं। अब यहाँ देखते हैं वाणिज्यिक कृषि क्या होती है। तो डियर स्टूडेंट, ये वाणिज्यिक कृषि को समझने के लिए गहनता से आपको इसको पढ़ना चाहिए। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन तथा पशुपालन बाजार में विक्रय के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो फसलें हैं उनका उत्पादन एक ही स्तर को याद में रखते हुए किया जाता है कि बाजार में उसको बेचना है और अच्छा खासा जो मुनाफा है वो कमाना है। इसमें विस्तृत कृषित क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। पूंजी भी ज़्यादा लगती है, ज़्यादा पैदावार चाहिए और अधिक क्षेत्र भी होना चाहिए। अधिकांश कार्य मशीनों की सहायता से किया जाता है। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि सम्मिलित है। तो यहाँ पर देखिए, वाणिज्यिक कृषि में कौन सी कृषि क्रियाएं आती हैं। तो यहाँ पर वाणिज्यिक अनाज कृषि होती है और मिश्रित कृषि होती है, फिर रोपण कृषि होती है, ये शामिल है। वाणिज्यिक अनाज कृषि में देखते हैं क्या होता है। तो इसमें फसलें वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। मक्का और गेहूं सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, एशिया और यूरोप के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के मुख्य क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले अत्यधिक सर्दी वर्धन काल में बाधा पहुंचाते हैं। तो देखिए यहाँ क्या क्या बताया गया है। उत्तर अमेरिका, एशिया, यूरोप के शीतोष्ण घास के मैदान जो होते हैं वो वाणिज्यिक अनाज कृषि के मुख्य क्षेत्र हैं और जो विरल आबादी वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर अत्यधिक सर्दी वर्धन काल में बाधा पहुंचाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो कृषि होती है वो उपयुक्त जलवायु क्षेत्र में ही की जाती है। वहां पर सारी सुविधाएं होनी चाहिए, यहां तक कि लोगों की जनसंख्या भी पूर्ण रूप से अवेलेबल होनी चाहिए। फिर यहाँ ये बताया गया है, इस पर भी विशेष रूप से देखने की आवश्यकता है। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं और अत्यधिक सर्दी वर्धन काल में बाधा पहुंचाते हैं और यहाँ केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। जब सर्दी काल ज़्यादा बड़ा होता है तो जो भी मौसम लंबा चलता है उसी के अकॉर्डिंग ही फसल उगाई जा सकती है। इसीलिए एक ही सीजन ज़्यादा पाए जाने पर एक ही फसल उगाई जाती है। अब आते हैं मिश्रित कृषि में। ये जो कृषि होती है भूमि का इस्तेमाल भोजन और चारे की फसलें उगाने तथा पशुधन पालन के लिए किया जाता है। तो मिश्रित कृषि में यहाँ जो है चारे के लिए भी, भोजन के लिए, अनाज उगाने के लिए भी और फिर पशुधन पालने के लिए भी इस भूमि का इस्तेमाल किया जाता है। इसी को ही मिश्रित कृषि कहते हैं। यह यूरोप, अर्जेंटीना, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका में प्रचलित है। तो इसे मिश्रित कृषि कहते हैं। अब हम देखते हैं रोपण कृषि। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है। जहाँ पर चाय, काजू, कहवा, रबड़, केला आदि कपास की फसल
एकल फसल उगाई जाती है। तो देखिए ये जो फसलें हैं, रोपण फसलें हैं, रोपण का मतलब क्या होता है, इनको रोपित किया जाता है, बुआई नहीं की जाती, इनको हाथों से एक एक करके जमीन में लगाया जाता है, पहले पौध तैयार की जाती है, ठीक है, उसे कहते हैं रोपण कृषि। जैसे कि चाय, काजू, कहवा, रबड़, केला और कपास, ये क्या है, एकल फसल है, यानी कि रोपण फसलें हैं। इसमें बृहत पैमाने पर पूंजी और श्रम की आवश्यकता होती है। बृहत का मतलब है बहुत बड़े स्तर पर, ठीक है, आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर ही अथवा निकट के कारखानों में किया जा सकता है। जो उत्पाद प्राप्त होता है तो वो मशीनों की मदद से या तो खेत में ही अनाज प्राप्त किया जाता है या फिर कारखानों में उसे ले जाकर के निकलवाया जाता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की बहुत अनिवार्यता है। तो रोपण कृषि में जो है परिवहन का जो जाल है उसका विकास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रोपण कृषि के प्रमुख क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। ब्राजील में कहवा, मलेशिया में रबड़, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। तो देखिए हमने जो चैप्टर शुरू किया है तो उसमें मुख्य फसलों तक हम आए थे। आज हम देखेंगे इस चैप्टर में, इस पार्ट में, कि हमारी मुख्य फसलें क्या हैं। तो देखिए, बढ़ती हुई जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। पहले हमारी जनसंख्या कम थी तो हमारे पास फसलों को लेकर के ज़्यादा चिंतन करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो उत्पादन, जो फसलों का उत्पादन है, उसको बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए जाते रहे हैं। कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी फसलें कच्चे माल की आपूर्ति करती हैं। बहुत सी ऐसी कृषि हैं जो उद्योगों को कच्चा माल प्रोवाइड करवाती हैं। जैसे आपको पता है कि खाद्य उद्योग के लिए जैसे कि गेहूं है, सरसों है, चना है ना, और उसी तरह से कपड़ा उद्योग के लिए कपास है, और चीनी उद्योग के लिए, गुड़ उद्योग के लिए गन्ना है। इस तरह से ये कच्चे माल का भी कार्य करती है। तो देखिए, चावल, गेहूं, बाजरा और मक्का मुख्य खाद्य फसलें हैं, और कपास तथा जूट रेशेदार फसलें हैं, और कहवा तथा चाय ये मुख्य पेय फसलें हैं। तो ये तो हमारी खाद्य फसलें हो गई। चावल, गेहूं, बाजरा और मक्का, इनको हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, विभिन्न व्यंजन बनाते हैं। कपास और जूट है, ये रेशेदार फसलें हैं, ये कपड़ा तथा दरी आदि ये बनाने में काम आती हैं। और कहवा तथा चाय ये पेय पदार्थ की फसलें हैं। चावल, यह विश्व की प्रमुख खाद्य फसल है। यह उपोष्णकटिबंधीय और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। तो हमारे तो भारत का जो मुख्य खाद्यान्न है या मुख्य खाद्य अनाज है तो वो चावल ही है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। देखिए, चावल का पौधा जो है रोपण कृषि के तहत आता है। रोपण कृषि क्या होती है? एक ऐसी कृषि जिसकी पहले पौध तैयार की जाती है, पौधे उगाए जाते हैं और फिर उन पौधों को एक एक करके हाथों से एक एक करके खेत में उनको रोपित किया जाता है, और इसके लिए अधिक आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा, जिसमें जल रोकने की क्षमता होती है, में सर्वोत्तम ढंग से बढ़ती है। यानी कि चिकनी, जिसे हम कहते हैं ना चिकनी मिट्टी, तो चीका युक्त जो जलोढ़ मृदा होती है जो पानी को काफ़ी समय तक थामे रखती है, तो ऐसी मृदा इस चावल की फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। चीन चावल उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 3 बार चीनी, चाय और चावल। आपको क्या देखना है? चीनी, चाय, चावल। चीनी, चाय, चावल, इन तीनों चाय वाली जो फसलें हैं इनमें चीन अग्रणी है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र हैं। अनुकूल जलवायविक दशाओं जैसे बांग्लादेश और पश्चिमी बंगाल में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती हैं।
ऐसे कुछ दशाओं वाले देश हैं, क्षेत्र हैं जहां पर अनुकूल जलवायु पाई जाती है। तो जैसे कि बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल, तो वहां पर एक वर्ष में 2 या 3 फसलें उगाई जाती हैं। अब देखते हैं गेहूं। गेहूं के वर्धन काल में, वर्धन का मतलब है वृद्धि काल, यानी कि जब गेहूं का पौधा बढ़ रहा होता है। वर्धन काल में मध्यम तापमान और वर्षा तथा सस्य कर्तन यानी कि सस्य का मतलब है फसल, कर्तन यानी काटना। तो फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। तो इसका विकास किसमें होता है? सुअपवाहित, मतलब एक ऐसी मिट्टी जिसमें से पानी रिस कर आगे जा सके, है ना। तो ऐसी मिट्टी जो है सर्वोत्तम होती है गेहूं की कृषि के लिए। गेहूं कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, भारत और ऑस्ट्रेलिया में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में गेहूं शीत ऋतु में उगाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर यह भी विशेषता बताई गई है कि भारत में गेहूं कब उगाया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये सारी बातें आप लोगों के कंपटीशन एग्जाम की जो आप तैयारी करते हैं या आगे देने वाले हैं, उनमें इनका आपको बहुत ही ज्यादा सहारा मिलेगा। तो आइए अब हम देखते हैं मिलेट। ये मिलेट क्या होते हैं? ये मोटे दानेदार जो अनाज होता है उसको मिलेट कहते हैं। तो ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं तथा कम उपजाऊ एवं बलुई मृदा में उपजाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि देखिए, जैसे कि चना है, राई है, रागी है, ऐसे जो मोटे दानेदार अनाज हैं उनको बलुई मिट्टी में उगाया जा सकता है। ये ऐसी फसलें हैं जिन्हें कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। जैसे बाजरा, ज्वार एवं रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, नाइजर और चीन इसके अन्य उत्पादक देश हैं। तो इन देशों में भी जो है ये फसलें उगाई जाती हैं। तो देखिए हमारे यहाँ क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो राज्य है राजस्थान, वहाँ पर ये विशेष तौर से उगाया जाता है। गुजरात के काफ़ी क्षेत्रों में उगाया जाता है। मध्य प्रदेश के भी काफ़ी हिस्से में इसको उगाया जाता है। अब है मक्का। तो मक्का, इसके लिए अधिक धूप, वर्षा और मध्यम तापमान की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की जरूरत होती है। तो सुअपवाहित का मतलब है सुगमता से जिस मिट्टी से पानी होकर के बह सके, उसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा कहते हैं। तो ये मक्का की खेती के लिए उपयोगी होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, चीन, ब्राजील, रूस, भारत, कनाडा और मेक्सिको में उगाई जाती है। तो देखिए मक्का के विषय में हमें पता चला है मक्का कहाँ कहाँ उगाई जाती है। अब आते हैं कपास की कृषि पर। तो देखिए इसकी वृद्धि के लिए हल्की वर्षा, उच्च तापमान, 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। किसके लिए? कपास के लिए। तो इसकी वृद्धि कब होती है? इस पौधे की वृद्धि होती है हल्की तो वर्षा हो। देखिए कपास जब गीली हो जाती है तो फिर वो ऐसी खिली हुई नहीं रहती है ना, तो वो सिमट जाती है। इसके लिए उच्च तापमान ही बेटर रहता है और 200 से 210 पाला रहित कहा, यानी कि हवा में नमी इतनी % होनी नहीं चाहिए। दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह जलोढ़ और काली मृदा में सर्वोत्तम ढंग से उगती है। तो जलोढ़ और काली मृदा कहाँ? विशेष तौर से आपको पता है महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, है ना। तो इन क्षेत्रों में ये उगाई जाती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील एवं मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक देश हैं। यह फसल सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। तो बहुत ही बढ़िया ये एक कच्चा माल है, हमें वस्त्र प्रोवाइड करवाती है। और जब हम सर्दी के मौसम में रजाई का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी हम कपास को ही पाते हैं, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो अब बारी है पटसन की। तो यहाँ पर पटसन को
समझने की बात है, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न साथ लिए हुए है। तो देखिए, इसको सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। इसको सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है? इसके कलर की वजह से। यह जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम ढंग से विकसित होता है। ये जलोढ़ मृदा में जो है सबसे अच्छे तरीके से उगता है और बढ़ता है। और ये जलोढ़ मृदा बार बार नाम आ रहा है, जरा सोचकर देखिए ये मृदा कहाँ मिलेगी। ये मैदानी क्षेत्रों और नदी के क्षेत्रों में, नदी के किनारों से लगते मैदान में ये जलोढ़ मृदा मिलती है ना। जहां नदी बहती है उसके आसपास वाले जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। और इसे उच्च तापमान, आर्द्र जलवायु तथा भारी वर्षा की आवश्यकता होती है। किसे? पटसन को, है ना। देखिए, इसने कहा उच्च तापमान और आर्द्र जलवायु। क्यों? क्योंकि ये जो पटसन के रेशे होते हैं ये टूटे नहीं, इसलिए आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। आर्द्र जलवायु जहां होगी वहां पर वस्त्र उद्योग बहुत ही अच्छे से फलेंगे और फूलेंगे, है ना। तो भारी वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये फसलें उगाई जाती हैं। बांग्लादेश और भारत पटसन के अग्रणी उत्पादक देश हैं। तो बहुत बड़ी मात्रा में पटसन को उगाया जाता है। आइए अब हम कॉफ़ी के विषय में देखते हैं। क्या बात है, मुंह में पानी आ जाता है कॉफ़ी का नाम लेते ही। और बड़ा ही अच्छा पेय पदार्थ है। डियर स्टूडेंट, ज़्यादा न पिएं, एक दिन में एक ही पीनी चाहिए। कॉफ़ी ये हमें ज़्यादा पीने पर नुकसान भी पहुंचाती है ना। और जो पीते हैं उनके लिए कह रहा हूँ, जो नहीं पीते या पीना पसंद नहीं करते तो मैं उनको ये नहीं कह रहा कि उनको पी लेना चाहिए, है ना। तो कॉफ़ी एक, आपको पता ही है, जब आप किसी प्रोग्राम में जाते हैं तो वहाँ पर चाय कॉफ़ी ज़रूर मिलती है ना। या फिर आपके घर में भी कोई ना कोई पीता होगा। तो देखिए, कॉफ़ी, इसके विषय में हमें जानना चाहिए जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। तो आप समझ गए होंगे, गर्म जलवायु हो और आर्द्र जलवायु हो, यानी कि कोई तटीय इलाका मिलेगा, है ना, तटीय क्षेत्र मिलेगा। और सुअपवाहित दोमट मृदा भी होनी चाहिए, यानी कि मिट्टी भी ऐसी हो जिसमें से पानी आगे बढ़ जाए, है ना। फिर देखिए, इस फसल की उचित वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त है। इसने कहा है कि इस फसल को अच्छे से बढ़ने के लिए जो है पर्वतीय ढाल होनी चाहिए। अब ऐसा क्षेत्र ढूंढिए कि जहां पर आर्द्र जलवायु हो और वहां पर ढाल वाला पर्वतीय क्षेत्र भी हो। तो देखिए, शीत न हो, आपका दिमाग कहीं हिमालय की तरफ ले गया हो तो मैं पहले ही रोक देता हूं, वहां सर्दी न हो। तो देखिए, यहाँ पर आप, यहाँ जो तमिलनाडु है, कर्नाटक है, इस रीजन को आप देख सकते हैं, है ना। तो देखिए आगे क्या बताया गया है। ब्राजील कॉफी का सबसे अग्रणी देश है। तो सबसे अग्रणी उत्पादक देश है ब्राजील संसार भर में। इसके बाद कोलंबिया और फिर भारत है। तो यहाँ पर ब्राजील पहले है, फिर कोलंबिया है और फिर भारत है। अगर भारत में हम बात करें तो कौन सा राज्य कॉफी के उत्पादन में सबसे आगे है? तो माय डियर स्टूडेंट, वो है आपका कर्नाटका। ठीक है। और काफी हद तक कर्नाटका और तमिलनाडु में आपकी कॉफी ज्यादा उगाई जाती है। तो देखिए यहाँ पर अब हम दूसरी पे फसल के विषय में देखते हैं, चाय। ये तो डियर स्टूडेंट हमारे भारतवर्ष के लगभग सभी घरों में इसको पिया जाता होगा, है ना। तो देखिए, चाय जो है यह बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की जरूरत होती है। तो पूरा वर्ष समवितरित यानी कि समान रूप से रुक रुक कर जो वर्षा होती रहती है और ठंडी जलवायु वाला क्षेत्र है वहां पर चाय की कृषि अच्छे से की जाती है। इसके लिए सुअपवाहित मंद ढाल और दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। जो पर्वत के जो नीचे के जो क्षेत्र हैं वहां पर ये मिट्टी काफी पाई जाती है, ढलानी क्षेत्रों में, ढलान जो होता है उन क्षेत्रों में। और पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की भी जरूरत होती है। अब चाय की कृषि की जाती है, कृषि हो जाती है, लेकिन इसके तैयार होने के बाद भी
इसकी पत्तियों को चुनने के लिए अधिक मात्रा में मजदूरों की, श्रमिकों की जो है आवश्यकता होती है। इसके पत्तियों को बड़ी ही सावधानी से एक एक करके चुना जाता है। तो ये थी हमारी पेय फसलें। तो देखिए यहाँ पर क्या आप जानते हैं में भी कुछ बताया गया है। मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। तो मक्का को किस नाम से जाना जाता है? कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कॉर्न आपको पता है कि भाई बहुत से व्यंजन बनते हैं, आपके लिए लजीज व्यंजन बनते हैं। तो संसार में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियां पाई जाती है। तो मक्का भी कई कलर की हमें देखने को मिलती है। अब तो हमारे यहाँ भी भारत में काफी मात्रा में इसको देखा जा सकता है। पीली, हरी, गुलाबी, लाल, है ना। तो आइए स्टूडेंट अब देखते हैं कृषि का विकास। किस तरह से कृषि का विकास हुआ है। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए और कृषि के उत्पादन में वृद्धि करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। तो सबसे पहले तो देखिए कृषि की जो विकास होगा वो किस पर डिपेंड करेगा? बढ़ती हुई जनसंख्या पर। क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट भरने के लिए जो फसल है, जो भोजन है, उसकी मांग बढ़ेगी और इसके लिए फसल को ज़्यादा उगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये सभी बातें लागू होती हैं और यह अनेक तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे बोई जाने वाली फसलों की संख्या बढ़ाकर, या बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, या सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, और उच्च उपज देने वाले बीजों और उर्वरकों के प्रयोग के द्वारा। तो ये सारे जो मेथड हैं अपनाए जाते हैं ताकि हमारे जो अनाज है उसकी जो मात्रा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके, ताकि बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट आसानी से भर सके। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। पहले स्लो कार्य होते थे, अब मशीनों के आ जाने से थोड़ा तीव्र हो गए हैं। फिर यहाँ पर बताया गया है कृषि के विकास का मुख्य लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है, यानी कि कोई भी भूख का शिकार न हो, सभी का पेट भरे और भविष्य में भी हमें अगर कोई अकाल पड़ जाए या फसल खराब हो जाए तो हमारे पास इतना अनाज होना चाहिए कि हम उस सीजन को अच्छे से निकाल लें। कृषि का विकास संसार के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। तो अलग अलग भागों में अलग अलग तरीकों से कृषि का विकास हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश ज़्यादातर गहन कृषि करते हैं। तो जहां अधिक जनसंख्या होगी उन क्षेत्रों में, उन देशों में गहन कृषि होगी। जहां छोटी जोतों पर प्राय जीविकोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती हैं। तो छोटे छोटे जो खेत होते हैं, जोत होते हैं, जोत यानी खेत बताया गया है, तो वहां पर जीविकोपार्जन का मतलब है जो जनसंख्या है उसका पेट भरने के लिए जो फसलें हैं वो उगाई जाती हैं। वाणिज्यिक कृषि के लिए बड़ी जोतें अधिक उपयुक्त होती हैं। ज़्यादा बड़े खेतों में ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगाई जा सकती हैं ताकि व्यापारिक लाभ कमाया जा सके। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में। आओ अब हम दो फार्मों, एक भारत के और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तुस्थिति अध्ययनों की मदद से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के बारे में जानें। तो देखिए हम फार्मों के तहत हम संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत से संबंधित कृषि के विकास और विकसित होने और विकासशील होने पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम यहाँ बात करते हैं रोचक तथ्य। तो देखिए कॉफी एक पौधे की खोज किसने की थी? तो यहाँ कहा है कि कॉफी के पौधे की खोज किसने की थी? कॉफी की खोज के विषय में अनेक कहानियां प्रचलित हैं। 850 ईस्वी के लगभग में काल्दी नाम का एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की अनोखी हरकतों और उछल कूद को देखकर परेशान था। एक दिन उसने भी इस सदाहरित पौधे की फलियों को चख कर देखा जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। तो उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के बारे में विश्व को बताया। तो
तो यहाँ पर कॉफी की खोज के विषय में ये बात बताई गई है। और अरबवासी था वो व्यक्ति, अरब, है ना। तो इससे क्या सिद्ध होता है, कॉफी की खोज कहाँ हुई, अरब में। अब हम देखते हैं भारत का एक फार्म। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्ना लाल इस गांव का एक छोटा कृषक है जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है। उसका घर मुख्य गांव में है, मतलब गांव का जो मुख्य क्षेत्र है वहां है। वह बाजार से अधिक उपज देने वाले बीजों को वर्षों के एकांतर पर खरीदता है। तो यहाँ देखिए बहुत अच्छी बातें हमें पता चल रही हैं। उसकी भूमि उर्वर है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें सामान्यतः चावल या गेहूं और दालें उगाता है। वह अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से भी कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए किराए पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी भी खेतों को बैलों से ही जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया है, हमारे जो खेत के जो फार्म हैं हमारे भारत देश में, उसके विषय में बताया है किस तरह से एक किसान कार्य करता है अपने फार्म पर। इससे पहले आगे बढ़े हम देखते हैं, क्या आप जानते हैं खाद्य सुरक्षा तभी कायम रहती है जब सभी व्यक्तियों को स्वस्थ एवं क्रियाशील जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता तथा प्राथमिकता के आधार पर हर समय सुरक्षित, पर्याप्त एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। तो यहाँ पर सभी को सुनिश्चित होना जरूरी है कि उसका पेट अच्छे से भरेगा और वो जो खा रहा है वह उसके स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है, तब कहीं जाकर के खाद्य सुरक्षा कायम होगी, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है जिसे वह अपने खेत की सिंचाई के लिए किराए पर लेता है। तो पास के ही एक खेत में नलकूप है जहां से वह पानी अपने खेत में लेकर आता है। मुन्ना लाल के पास 2 भैंस तथा कुछ मुर्गियां भी हैं। तो यहाँ पर बताया है कि वो अपने फार्म में और क्या क्या रखता है। तो उसके पास 2 भैंस हैं और मुर्गियां भी हैं। वह नजदीक के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। तो जो भैंस से वो दूध प्राप्त करता है वो उस सहकारी भंडार में दूध बेच देता है। वह वहां का एक सदस्य भी है, तो उसने वहां की फेलोशिप ले रखी है। सहकारी समिति उसके पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों, उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार और कृत्रिम गर्भधारण के संबंध में भी सलाह देती है। अब क्योंकि जब वो सदस्य है और उसी सहकारी समिति में वो दूध देता है तो वो सहकारी समिति भी उसको कुछ उसकी आमदनी बढ़ाने के लिए, रख रखाव के लिए सलाह देती रहती है। कृषि के विभिन्न कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी मदद करते हैं। कभी कभी वह कृषि सहकारी समिति या बैंक से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण भी लेता है। तो यहाँ पर बताया है कि अपने फार्म पर वो ये सभी गतिविधियां करने के लिए, फसलें उगाने के लिए, अपने पशुओं के रखरखाव के लिए, तो अच्छे बीज खरीदने के लिए, इन सब कार्यों के लिए वह सहकारी जो बैंक है वहां से वो सस्ते ऋण पर जो है लोन ले लेता है, ऋण ले लेता है, सस्ते दामों पर ऋण लेता है ना। और उससे बहुत से औजार और जो भी उसके कार्य में मददगार चीजें हैं वो उनको खरीदता है। बहुत से किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, अतः वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए मजबूर होते हैं। तो देखिए, तो बहुत से ऐसे किसान हैं जिनके पास अनाज को ज़्यादा समय तक स्टोर रखने की जो एबिलिटी है, योग्यता है, वो नहीं होती है, उनके पास भंडारण नहीं होता है। तो इसलिए वो जो है अपना अनाज बाज़ारों में भी बेच देते हैं।
हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए उचित कदम उठाए हैं। तो आप देखते हैं आपके आसपास या कहीं ना कहीं या विशेष तौर पर जिला मुख्यालय पर यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको जो भंडारण है, भंडार गृह है, वो आपको मिलेगा जहां पर अनाज रखे जाते हैं। इन्हें अनाज के गोदाम कहा जाता है ना। तो आपने जरूर देखा होगा डियर स्टूडेंट। तो आगे देखते हैं, ये तो था भारत के फार्म से संबंधित। अब हम संयुक्त राज्य अमेरिका के एक फार्म का उदाहरण लेते हैं। तो आइए देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के फार्म के विषय में। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की अपेक्षा बहुत बड़ा होता है। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार प्राय 250 हेक्टेयर होता है। तो हमारे भारत में छोटा सा आकार दिखाया गया था 1.5 हेक्टेयर का, और संयुक्त राज्य अमेरिका में इस फार्म का जो आकार है वो 250 हेक्टेयर तक दिखाया गया है। किसान सामान्यतः फार्म में रहता है, तो किसान वहीं रहता है। सोयाबीन, मक्का, गेहूं और चुकंदर उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम में स्थित आयोवा राज्य के एक कृषक हॉर्न के पास 300 हेक्टेयर भूमि है। तो यहाँ बताया गया है कि प्राय तो 250 हेक्टेयर होती है फार्म की जमीन, लेकिन एक आयोवा राज्य है और उसी में रहने वाला एक किसान, हॉर्न नाम का किसान है, उसके पास तो 300 हेक्टेयर भूमि है। वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह पूर्णतः आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की जरूरत को पूरा कर देंगे। तो वो सबसे पहले अपने खेत की मिट्टी को जांच करवाता है या देखता है, और फिर बीज भी अच्छे क्वालिटी के लेके आता है, और जल संसाधन भी उसके पास उपलब्ध है वो सुनिश्चित करता है, तब जाकर के वो मक्का की खेती करता है। फसल को क्षति पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। तो यहाँ पीड़क बताया है, तो जो जीव हैं, जो जिन्हें हम टिड्डी भी बोलते हैं, और भी छोटे छोटे जीव होते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका भी वह पर्याप्त उपाय करता है। वह समय समय पर मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने पहले ही बताया था आपको, तो समय समय पर वह अपने फार्म की जो भूमि है उसकी मिट्टी को प्रयोगशाला में भेज करके उसकी जांच करवाता है। तो उसको बोलते हैं मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र। तो भारत का मृदा लवणता अनुसंधान केंद्र कहाँ है, इससे मेरे को याद आया है, तो ये हमारे हरियाणा के करनाल में है। ठीक है। फिर आगे देखिए, आगे क्या बताया गया है। ये परिणाम हॉर्न को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में सहायता करते हैं। ठीक है। उसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसके खेत की यथार्थ तस्वीर दिखाता है। तो सैटेलाइट के माध्यम से जो है उसका कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, जिससे वह अपने खेत की पूरी फोटो देखता रहता है। और यहाँ देखने वाली बात यह है कि हमारे किसान बैलगाड़ी में उलझे हुए हैं, या फिर वो ऋण लेने में उलझे हुए हैं, या फिर वो और बहुत सी टेंशन से घिरे हुए हैं, लेकिन यहाँ का किसान देखिए कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके पास कंप्यूटर है और वो भी उपग्रह से जुड़ा हुआ है, जिससे वो मॉनिटरिंग करते रहते हैं अपने खेतों की, है ना। तो देखिए कितनी अच्छी कंडीशन में है वहां का किसान। यह पीड़क नाशकों और रासायनिक उर्वरकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी सहायता करता है। यानी कि जो ये जानकारी है जो कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, उसके माध्यम से वह विभिन्न रासायनिक उर्वरकों और पीड़क नाशकों के जो बचाव है, उनसे जो बचाव है उनमें उसकी मदद करता है। फिर वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों और समतलक संयुक्त हार्वेस्टर तथा थ्रेसर का उपयोग कृषि संबंधी विविध प्रक्रियाओं या संक्रियाओं में करता है। तो देखिए यहाँ पर कितने अच्छे से बताया है।
फिर देखिए आगे क्या बताया गया है। तो यह पीड़क नाशकों और रासायनिक उर्वरकों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने में उसकी सहायता करता है और वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, समतलक, संयुक्त हार्वेस्टर व थ्रेशर का उपयोग कृषि संबंधित विविध संक्रियाओं में करता है। तो इन सभी मशीनों का वो प्रयोग करता है अपने फार्म पर खेती करने में। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किया जाता है अथवा बाजार अभिकरणों यानी कि मार्केट एजेंसियों में भेजा जाता है। तो अमेरिका में एजेंसियों के माध्यम से अनाज को भंडारण गृह में भेजा जाता है और वो सबसे पहले फार्म से कलेक्ट करते हैं, फिर वहां से वो कहाँ लेकर के जाते हैं, वो जो भंडार गृह है वहां उनको ले जाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यवसायी की तरह कार्य करता है। तो एक व्यवसायी की तरह कार्य करता है यानी कि व्यवसायी, व्यापारी की तरह, न कि एक खेतीहर किसान की तरह। एक मजबूर और कठिन परिश्रम करने वाला और नुकसान होने पर अकेला पड़ जाने वाला, जैसा कि भारत में हमारा किसान हो जाता है ना, वैसा अमेरिका में नहीं है। तो वह समृद्ध है, एक व्यापारी की तरह अपने फार्म पर वो खेती करता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका चैप्टर नंबर 4 ज्योग्राफी का 8th क्लास से, और इसका नाम है एग्रीकल्चर यानी कि कृषि। कैसा लगा आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन, हमें ज़रूर बताएं। जो हमने इससे पहले वीडियो इसके पार्ट नंबर 1 की अपलोड की है, हम उस वीडियो को भी इसी के साथ ज्वाइंट करके आपको एक कंप्लीट वीडियो प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो हमने आपको ये दोनों ही वीडियो कंप्लीट करके एक ही सेशन, दोनों पार्ट को हमने जोड़ करके आपको एक संपूर्ण वीडियो प्रोवाइड करवाने का प्रयास किया है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में आने वाली और भी ढेर सारी ऐसी ही यूजफुल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलते रहें। तो जितने ज़्यादा आप अपने चैनल को प्रमोट करते हैं, उतना ही ज़्यादा उत्साह से हम अपनी अगली वीडियो बनाने में लग जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा अपने सहपाठियों, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने जानकारों तक इस वीडियो के जो लिंक हैं वो शेयर करते रहें। डियर स्टूडेंट, संभल करके रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, है ना। तो आपके स्टडी ही आपका सच्चा मित्र है, आपका सच्चा गुरु है, आपका हितैषी है। आप जहां भी जाएंगे इस स्टडी के माध्यम से ही आप अपना नाम ऊंचा कर पाएंगे। चाहे वो प्रतिस्पर्धा हो, चाहे वो कहीं प्रोग्राम में जाना हो, या फिर वो आपकी आम बोलचाल या व्यवहार की जीवन शैली हो। आप लोगों को अगर हर जगह छा जाना है तो आपको सबसे पहले आपके जो स्कूल लेवल है और उसके बाद जो आपके 3-4 साल और होते हैं, उनमें अगर आपने स्टडी को मजबूती से पकड़े रखा तो उसके बाद जैसे ही आप 20+ के होंगे, उसके बाद ये स्टडी आपको पकड़ेगी। आपको उसको पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर आपको ये स्टडी ही संभालेगी। तो किसी भी कुंठित भावना से ग्रसित न हो, निश्चिंत होकर के पढ़ते रहिए। मेरा पूर्ण विश्वास है आप सफल जरूर होंगे। तो इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। फिर से हम हाजिर हो जाएंगे एक और नए चैप्टर के साथ, आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया एक्सप्लेनेशन वीडियो लेकर के। नमस्कार, जय हिंद।